नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और कमोडिटी बाजार के पूरे हाल पर तो हमारी नजरें रहेंगी ही, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले राइस की शो में। दरअसल चावल उत्पादक देशों में चावल का स्टॉक बढ़ रहा है और उधर अमेरिका ईरान की जंग के कारण एक्सपोर्ट बंद है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में रबर की कीमतों में भी तेजी है। ऐसे में कैसा है बाजारों का हाल, इस पर हमारा फोकस रहेगा। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। साउथ इंडिया रबर कंपनी के पार्टनर निश्चय खुराना हमारे साथ हैं। वहीं हमारे साथ है प्रत्यय मार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगेरे भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो बात राइस की कर लेते हैं, जहां पर किस तरीके के हालात फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। इंडिया के किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, उस पर्सपेक्टिव से पहले राय लेने की कोशिश करते हैं। देव गर्ग जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो जो ग्राउंड स्थिति है फिलहाल, उसको आपसे जानना चाहेंगे। एक्सपोर्ट्स पर डेफिनेटली अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो इम्पैक्ट तो आया है ही, लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस तरीके की सिचुएशन फिलहाल एक्सपोर्ट फ्रंट पर बनी हुई है, कितना इम्पैक्ट आया है, क्या है स्थिति फिलहाल? अगर हम मिडिल ईस्ट क्राइसिस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये क्राइसिस जब फरवरी एंड में चालू हुआ तब ट्रेड को ये एंटिसिपेशन था कि इसका काफी असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले भी बताया कि मिडिल ईस्ट को लगभग 80% बासमती राइस भारत का मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाता है, जिसमें जो टॉप 5 कंट्रीज है, जो नंबर 1 पे सऊदी अरेबिया, नंबर 2 पे ईरान, नंबर 3 पे इराक, नंबर 4 पे यूएई और नंबर 5 पे यमन। ये जो टॉप 5 बासमती राइस की मार्केट्स है, इन पांचों मार्केट्स में अकेले लगभग 50% बासमती एक्सपोर्ट होता है और ये पांचों कंट्रीज डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड है। तो हमने शुरुआती के दिनों में ये देखा कि बासमती के चावल के रेटों के अंदर लगभग 7 से 8% का गिरावट देखा गया और भी एक्सपोर्टर्स को कई तरीके की तकलीफें हुई। उसके अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम सस्पेंड कर दिए गए, कई केसेस में इंश्योरेंस प्रीमियम 6 से 8 गुना तक बढ़ा दिए गए। ओशन फ्रेट की बात करें तो जैसे रियाद $600 पर कंटेनर का फ्रेट था, उस पे $2000 का वॉट सरचार्ज लगा दिया गया, तो जो फ्रेट था वो लगभग 4 साढ़े 4 गुना तक बढ़ गया और एक्सपोर्टर्स को डिटेंशन, डेमरेजेस, वेसल कैंसिलेशन, कई तरीके की परेशानियां आई। पर एक महीने बाद जब हम मार्केट को देख रहे हैं तो हमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है कि बासमती राइस के प्राइसेस जो प्री वॉर लेवल थे उससे ज्यादा हो चुके हैं। ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट को इसका कोई नुकसान नहीं हुआ इस क्राइसिस का। ऑन द कॉन्ट्ररी, मार्केट बासमती राइस मार्केट को ईरान क्राइसिस से बेनिफिट हुआ है। हमने ये महसूस करा कि कई एक्सपोर्टर्स ऑल्टरनेटिव रूट्स आज के दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मर्सिन पोर्ट है इराक के, ये टर्की के अंदर, उसके थ्रू इराक सप्लाई हो रही है और इराक के थ्रू ईरान सप्लाई हो रही है। तो महीने का हमारा जो 4,60,000 टन का बासमती राइस का एक्सपोर्ट है वो आज के दिन बरकरार है और चालू है। इसका मार्केट के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं आया। जो आपने बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्रिसिल की भी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर उन्होंने कहा कि जो बासमती एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से वो स्टेडी ही रहेंगे और इनफैक्ट वो तो अंदाजा ये लगा रहे हैं कि शायद 2% के आसपास की ग्रोथ भी ओवरऑल FY26 में सालाना आधार पर देखने को मिले, डिस्पाइट कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जैसे आपने कहा कि पहले लग रहा था, लेकिन फिलहाल स्टेडी रहने की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके की ही स्थिति दिखाई दे रही है जैसे आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन ओवरऑल अगर FY26 के नंबर्स देखें तो वो भी पॉजिटिव ही रहने की एक्सपेक्टेशंस है। जहां तक हम ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो बाकी मार्केट्स के अंदर डिस्ट्रप्शन तो जरूर आया है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो जो कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स के अलावा भी रीजन है उसमें बल्क फ्रेट्स के अंदर लगभग 20 से 25% फ्रेट कॉस्ट इंक्रीज हुआ है और कंटेनर फ्रेट्स की बात करें तो लगभग 60% के करीब कंटेनर फ्रेट के अंदर इंक्रीज हुआ है। पर जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है तो जो कंट्रीज के पास ज्यादा डेप्थ होती है या और ज्यादा वेराइटी होती है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान और थाईलैंड के कंपैरिजन में इंडिया के पास काफी ज्यादा वेराइटी है और काफी ज्यादा स्टॉक है, तो ऐसे प्राइस शॉक्स को अब्सॉर्ब करने के लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स काफी एक अच्छी पोजीशन में है अपने कॉम्पिटिटर से कंपैरेटिवली। तो अगर हम ओवरऑल एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की बात करें तो इस साल हम नंबर्स के अंदर कुछ ना कुछ अपटिक ही देखेंगे, गिरावट का बहुत कम चांस है। ओके, अच्छा देव जी, एक चीज और, जो एरोमेटिक या फिर लॉन्ग ग्रेन राइस होती है उसके एक्सपोर्ट्स के आंकड़े कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्ट्स रही रिसेंटली वो यही कि जो डेस्टिनेशन मार्केट्स हैं उसमें ईरान एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रीजन्स में स्पेशली डिमांड अफेक्ट हो सकती है, फिर चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, इराक हो, यूएई हो या फिर यमन हो। किस तरीके की सिचुएशन फिलहाल है इस फ्रंट पे? देखिए, जब भी कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो कोई भी अगर एसेंशियल कमोडिटी है या कोई ऐसी कमोडिटी है जिसके ऊपर बाहर की पॉपुलेशन डिपेंडेंट है,
जैसे इंडियन राइस के ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर काफी कंट्रीज अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमने एक टेंडेंसी देखी है कि एक्सपोर्टर्स जो 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 इंपोर्टर्स है वो माल को होल्ड करना शुरू कर देते हैं और लोकल पॉपुलेशन भी एसेंशियल कमोडिटीज को स्टॉक करना शुरू कर देती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर डिमांड इंक्रीज ही होती है, डिक्रीज नहीं होती। आज के दिन मार्केट के डायनेमिक्स काफी चेंज हो चुके हैं। मार्केट के अंदर काफी ह्यूज डिमांड है। आज बायर माल नहीं मांगता, बायर माल मांगता है, सप्लायर मना करता है उसको सप्लाई देने के लिए। तो आज के दिन एक रिस्की ट्रेड हो गया है, पर मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा है और प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफी ज्यादा है। तो अगर आप सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक की अगर बात करें तो शायद हमें जब रॉ डाटा हमारे सामने आएगा तो उसके अंदर हम कुछ गिरावट डायरेक्टली इन कंट्रीज को देखेंगे, बट क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर काफी ऑल्टरनेटिव रूट से माल जाने शुरू हो गए हैं, जैसे अगले मार्च के महीने का डाटा हमारे पास अगले कुछ दिनों में आ जाएगा, तो वो डाटा क्लियरली शो करेगा कि चाहे अगर ईरान में गिरावट हो सप्लाई क्वांटिटी के अंदर, बट टर्की के थ्रू ये माल रीडायरेक्ट हो गया है, तो हम देखेंगे कि टर्की के अंदर काफी ज्यादा क्वांटिटी इंक्रीज हुई है और ईरान के अंदर क्वांटिटी कम हुई है। तो ऐसे ट्रेंड हमारे को देखने को मिलेंगे, बट जो कंट्री की एक इनहेरेंट डिमांड है वो तो मेंटेन रहती है और उसका कम होने का चांस बहुत कम है। ओके, अच्छा देव, एक फाइनल सवाल होगा आपसे। प्राइसेस बढ़े हैं जिसकी वजह से आप मान रहे हैं कि मार्जिन्स भी बेहतर दिख रहे हैं, तो एक तो प्राइसेस पर यहाँ से व्यू क्या है, क्योंकि अभी भी कोई क्लैरिटी तो वेस्ट एशिया वॉर को लेकर अभी बनी हुई है नहीं, तो फिलहाल क्या व्यू आपका प्राइसेस को लेकर है? मौजूदा लेवल से भी क्या और सर्ज होने की एक्सपेक्टेशंस है, यानी कि आसपास स्टेबल होंगे, पहला। और दूसरा ये कि ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम्स कुछ इंपैक्ट हुए हैं क्या, या वहां पर कुछ कमी देखने को मिल सकती है क्या? हम जहां तक प्राइसेस की बात करें तो हमने आपके चैनल पे कई दफा इस बात को रिपीट करा है कि भारत इस साल बम्पर क्रॉप को देख रहा है। हमारा टोटल प्रोडक्शन 150 मिलियन टन को क्रॉस कर चुका है, जो हम दुनिया में नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ राइस बन चुके हैं। तो इस साल हमारे पास जो सरप्लस स्टॉक है वो लगभग 380 लाख टन का है, जो हमारे बफर नॉर्म से लगभग 3 गुना है। ये एक बहुत ही सब्सटेंशियल क्वांटिटी है और वेस्ट एशिया क्राइसिस से हमें एक बहुत बड़ा डर था कि कल को अगर ये क्राइसिस की वजह से कोई डिमांड में गिरावट आती है, उसकी वजह से ये बम्पर स्टॉक को हम कहाँ डिस्पोजल करेंगे, उसकी वजह से एक मार्केट में कंसर्न था कि प्राइसेस काफी कम हो सकते हैं। पर क्योंकि ये वेस्ट एशिया क्राइसिस का हमारी एक्सपोर्ट कम्युनिटी के ऊपर इतना असर नहीं पड़ा, तो उसकी वजह से अब हमें ये सर्टन है कि लॉन्ग टर्म के अंदर प्राइसेस के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले समय में प्राइसेस कम हो सकते हैं क्योंकि हमारा सरप्लस स्टॉक इतना ज्यादा है कि उसकी भरपाई करना काफी मुश्किल है, और सरकार और भारतीय चावल निर्यातक संघ IREF कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वर्किंग कर रहा है कि किस तरीके से सरप्लस स्टॉक को डिस्पोज करा जाए। पर आने वाले समय में इमीडिएट कोई मेजर प्राइस गिरावट नहीं देखते हैं। अगर थोड़ी बहुत प्राइस करेक्शन आएगी तो अगले 6 महीने में हम 10 से 15% प्राइस करेक्शन और देख सकते हैं, बट ये इतने लार्ज सरप्लस स्टॉक के व्यू के अंदर बहुत सब्सटेंशियल रिडक्शन नहीं होगा। और जहां तक आपने जी क्या फर्क पड़ेगा, तो ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम के ऊपर इतना असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आज हमने ये देखा कि हमारा एक्सपोर्ट कम होने की बजाय बल्कि बढ़ रहा है, और बाकी मार्केट्स के अंदर जो फ्रेट का शॉक आया है और इंश्योरेंस का शॉक आया है, जैसे भारतीय सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आई है, उस स्कीम के तहत अगर कोई भी एक्सपोर्टर किसी अफेक्टेड कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है और वो ECGC से बैक्ड है, तो भारत सरकार उसको 100% कवरेज देगा। ये पहली बार एक अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंश्योरेंस प्रीमियम को, पेंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम के पॉलिसी को अपग्रेड करा गया है, टॉपअप करा गया है। तो क्राइसिस के अंदर ये एक मास्टर स्ट्रोक भारत सरकार का मैं मानूंगा, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट वॉल्यूम आज तक कायम है। और दूसरे केसेस में अगर किसी के पास ECGC कवर नहीं भी है तो 50 लाख रुपए तक सरकार ने उसको इंश्योर करा है कि अगर उसको कोई लॉस होगा तो सरकार उसको भरपाई करेगी। तो ऐसे सिनेरियो में भारतीय एक्सपोर्ट कम्युनिटी का जो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो पाकिस्तान और थाईलैंड से काफी बेटर है। तो हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान और थाईलैंड का मार्केट शेयर दुनिया में कम होगा और भारत का एक्सपोर्ट कम्युनिटी का मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। ओके, वेल थैंक यू देव, आपने एक्सप्लेन क्या क्या सिचुएशन फिलहाल बनी हुई है या फिर किस तरीके के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम्स हर पर्सपेक्टिव से। थैंक यू सो मच। अब बात करेंगे हम रबर की, और हमारे साथ साउथ इंडिया रबर कंपनी के पार्टनर निश्चय खुराना बने हुए हैं। निश्चय जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस ईरान वॉर का जो ब्रांड है वो रबर इंडस्ट्री भी बेयर कर रही है,
और सिंथेटिक रबर के प्राइसेस हमने बढ़ते हुए देखे क्रूड ऑयल की तेजी की वजह से। जो रिलेटेड पेट्रोकेमिकल इनपुट्स है वहां इजाफा रहा। हायर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस से इंडस्ट्री डील कर रही है। सो फार पहले तो कितना सर्ज देखने को मिला है प्राइसेस है वो आपसे समझना चाहेंगे। फिर चाहे वो सिंथेटिक रबर हो, कार्बन ब्लैक हो, प्रोसेसिंग ऑयल, जो 30-40% तक का सर्ज 30-40% तक का सर्ज एंटिसिपेट किया जा रहा था, इसी तरीके के आंकड़े फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। की वजह से हम लोगों सबको इफेक्ट आया है। आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। राइट। सो बेसिकली आप जैसे आपने सही कहा कि ड्यू टू वॉर हमारे क्रूड ऑयल के जो कॉस्ट है वो बहुत ऊपर आ चुकी है। बिकॉज ऑफ दैट हमारे सिंथेटिक रबर बहुत ऊंचा आ चुका है। एंड जब सिंथेटिक रबर ऊंचा आता है तो नेचुरल रबर में बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। एंड कार्बन ब्लैक भी काफी ऊपर आ चुका है। तो आप देखते रहे होंगे कि RSS4 जो बेसिक शीट प्राइस है जिसकी कीमत केरला में 170 हो ही करती थी, आज वो 230 तक आ गया है पर किलो। 230 पर किलो आ चुका है। तो इतना ऑलरेडी हाइक मिल चुका है हमें नेचुरल रबर में। एंड जैसे कि आप देखा जाए कि क्रूड ऑयल जैसे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द ऑयल, कार्बन ब्लैक की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। एंड सिंथेटिक रबर भी इफेक्ट होता है बिकॉज वो क्रूड ऑयल से ही बनता है। तो जैसे ही सिंथेटिक रबर ऊपर बढ़ता है, नेचुरल रबर ऑटोमेटिकली कंपनीज जो 70-30% यूज करती है वो ऑटोमेटिकली 50-50 में आ जाती है, 40-60 में आ जाती है। मतलब 40% सिंथेटिक में चली जाएंगी बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव एंड 60% वो नेचुरल रबर में आ जाएगी बिकॉज वो थोड़ा सा चीप है। तो इवेंचुअली डिमांड बढ़ेगी एंड नेचुरल रबर के प्राइसेस बढ़ेंगे। हम यहाँ से देख रहे हैं कि आज 230 पर किलो है RSS4 केरला का। मोस्टली हम देख रहे हैं कि 250 पर किलो तक आ जाए इन कमिंग फ्यू डेज। ओके। अच्छा निश्चय, इसके अलावा एक दूसरा कंसर्न ये भी है कि ये प्राइसेस तो बढ़े हैं ही, रॉ मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ी है ही, लेकिन जो शिपिंग लाइन के सरचार्जेस हैं वहाँ इजाफा देखने को मिल रहा है। फ्रेट चार्जेस बढ़े हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट भी आई एम श्योर बढ़ी होगी। कितना इम्पैक्ट उधर देखने को मिल रहा है? कितनी कॉस्ट परसेंटेज टर्म्स में इवैल्यूएट करें तो उस फ्रंट पर कहिए जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट होती है? सो बेसिकली देयर इज अनदर रीजन ऑल्सो कि ये कॉस्ट क्यों बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द वॉर एंड उनको दूसरा रास्ता लेना पड़ रहा है। तो इंश्योरेंस ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है इन द शिपिंग लाइन। जब ये कॉस्ट ऊपर जाता है तो इंडस्ट्रीज को बहुत इफेक्ट पड़ता है। पर आप दूसरा भी एक फैक्टर देखो कि केरला और त्रिपुरा जो नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वहाँ पर ऑफ सीजन है। ऑफ सीजन मीन्स इट इज अ समर सीजन। गर्मियों में नेचुरल रबर उगता नहीं है। जब गर्मियों में नेचुरल रबर उगेगा नहीं और ऊपर से जब मलेशिया और थाईलैंड के भी चार्जेस ऊपर जाएंगे बिकॉज ऑफ द वॉर, तो ये प्राइस और ऊपर जाने की संभावना है। ये रुकेगा नहीं। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम टारगेट कर रहे हैं 250 पर केजी, मोस्ट प्रोबेबली 260-270 पर केजी भी आके जाके रुक सकता है। अच्छा, इसके अलावा रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट इंटरवेंशन की भी डिमांड की है। जो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है उन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री के सामने रिप्रेजेंटेशन रखा है कि आपको लगता है कि यहाँ पर स्टेप लेने की जरूरत है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से? जो भी शिपिंग डिलेज हैं, इंश्योरेंस हाइक्स हैं या फिर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है क्रूड लिंक्ड इनपुट्स को लेकर, उसको लेकर स्टेप्स लेने चाहिए? बेसिकली गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटी। नहीं तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, टायर कंपनीज, चाहे अपोलो, C8 या MRF या TVS ले लो, या नॉन टायर कंपनीज जो हमारे से रबर लेती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। और जैसे कि आपने हाल ही में न्यूज़ में देखा कि वो टायर एंड ट्यूब्स के भी दाम बढ़ा रहे हैं बिकॉज दे एस्टिमेट की रबर, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर के प्राइस और ऊपर जा सकते हैं। तो इवेंचुअली जो सिविलियंस हैं और जो आम आदमी है उनको थोड़ी भरपाई करनी पड़ सकती है। ब्रांड बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका निश्चय बताने के लिए किस तरीके की स्थिति है। तो जैसे निश्चय भी यहाँ पर मेंशन किया कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से सिंथेटिक रबर के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट 30-40% तक का सर्ज देखने को मिला है। नेशनल रबर के प्राइसेस ऑलरेडी 10-15% बढ़ चुके हैं। यहाँ से भी फर्दर और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। और अल्टीमेटली जो ब्रंट है वो आम कंज्यूमर्स पर ही आएगा। टायर के प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और प्राइसेस अभी भी ऊपर की डायरेक्शन में ही बने रह सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई राइस की, रबर की। रुक रहे इसके साथ एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो फोकस करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। विकास बगरिया, मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने हुए हैं। लौटेंगे तो लेंगे ट्रेड्स। चल वापस आते हैं।
आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। प्रतिफिन मार्केट डायरेक्टर मनोज कुमार जैन हमारे साथ है। chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगरिया हैं, लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। मनोज जी नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। अनम्यूट करके बात कहिए मनोज जी प्लीज। जी नमस्कार दीपाली जी। हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में मजबूती बनी हुई है, जिस तरह से यूएस और ईरान के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे शाम के सत्र में कच्चे तेल में डिप में फिर एक बार बाई की रणनीति बनाना चाहिए। 10,450 के स्तर के आसपास अगर कच्चा तेल मिलता है शाम के सत्र में तो वहाँ बाई की सलाह रहेगी। 10,100 का स्टॉप लॉस रखना है। लक्ष्य यहाँ पे 11,000 और 11,100 तक के रखे जा सकते हैं। वहीं एग्रो कमोडिटीज में हम देख रहे हैं कि कोरिएंडर में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ। आज कुछ मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। 13,100 के स्तर पे अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाई की सलाह रहेगी 12,850 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 13,600 पर है। ओके विकास, आपकी ट्रेडिंग कॉल क्या रहेगी? जी गुड इवनिंग मैम। मैम पहला अपडेट जाना चाहूंगा जिंक के साथ में। जिंक का चार्ट बहुत पॉजिटिव लग रहा है। लोअर लेवल से एक बाउंस के बाद भी लग रहा है कि इसमें और भी रुझान बाकी है, तो 330 से लेकर 328 तक बाई करना चाहिए। 325 के नीचे एक छोटा स्टॉप लॉस देना चाहिए। हायर एंड पे 335 341 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ मैम कॉपर में भी ट्रेड देना चाहूंगा। कॉपर में 1170 का एक रेजिस्टेंस है। अगर 1170 के ऊपर कॉपर निकलता है तो बाई करना चाहिए। 1157 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 1190 एंड 1210 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके तो ये रही ट्रेडिंग कॉल्स, लेकिन कुछ और ट्रेड्स पर लेते हैं राय। अच्छा मनोज जी, बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या है? कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक तीनों में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले हैं आज के कारोबार में। आपकी कोई प्रेफर्ड चॉइस है क्या इन तीनों में से? बेस मेटल्स में यहाँ पे एल्यूमिनियम और जिंक यहाँ पे बेहतर जो है हम देख रहे हैं कि प्रॉमिसिंग अपसाइड देखने को मिल रही है। जिंक में इनफैक्ट हमने आज मॉर्निंग में यहाँ पे बाई की स्ट्रेटेजी सुझाई थी, तो वहाँ पे लक्ष्य हासिल होते हुए भी नजर आए हैं। यहाँ डिप्स में अभी भी बाई किया जा सकता है 327 के स्तर के आसपास। 323 के स्टॉप लॉस से ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 334 तक के रखे जा सकते हैं। एल्यूमिनियम में भी हमारा मानना है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है। 353 के स्तर मिले तो वहां भी बाय करना चाहिए। 349 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य वहां पे 362 तक के रखे जा सकते हैं। ओवरऑल बेस मेटल पैक में एल्यूमिनियम और जिंक यहाँ पे बेटर है। ओके अच्छा विकास, कच्चे तेल पर आपका व्यू भी पॉजिटिव ही है और आपके टारगेट्स क्या है? क्या रेंज आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? हाँ मैम, कच्चे तेल पे देखो तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस क्लस्टर पे आके अटक रहा है बार बार ऊपर में। अगर कॉमेक्स में क्रूड ऑयल की बात करो, यूएस ऑयल की, तो 115 से लेकर $118 के करीब एक रेजिस्टेंस क्लस्टर दिख रहा है। एंड एमसेक्स में देखो तो 10,950 एंड 11,000 का जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, मेरे को लग रहा है कि इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है नीचे 10,450 और 10,100 के करीब में। जी मैम। ओके सोने चांदी की बात करें मनोज जी, तो यहाँ पर प्राइसेस थोड़े स्टेबल दिखाई दिए हैं कुछ सेशंस में। खासतौर से अगर सोने की बात करी जाए, दोनों में 1-1.5 लाख के आसपास सोना ट्रेड कर रहा है। क्या रेंज आप देख रहे हैं नियर टर्म में और क्या व्यू है यहाँ पर? शॉर्ट टर्म में एक दायरे का ट्रेड देखने को मिलेगा दीपाली जी। हम देख रहे हैं कि कीमतें यहाँ पे ब्रॉडली जो है 4,580 से $4,840 के एक रेंज में बनी हुई है। अगर गोल्ड की बात करें तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,45,000 से 1,55,000 का एक दायरा बना हुआ है। सिल्वर की अगर बात करें तो यहाँ भी जो रेंज है वो $68 $76 की बनी हुई है। 2,20,000 से 2,44,000 का एक दायरा बना हुआ है। हमारा मानना है कि जब तक यहाँ पे यूएस और ईरान को लेकर के कोई मीनिंगफुल आउटकम्स नहीं आता है सीज फायर को लेके, ये कीमतें एक दायरे में बनी रह सकती है। शॉर्ट सेल की सलाह नहीं रहेगी। अगर निचले स्तरों पर सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट आता है तो वहां पर बाय करके चलना चाहिए। आपकी राय क्या है सोने चांदी पर विकास? जी मैम, मैं मनोज सर के बात पे एकदम इत्तेफाक रखता हूँ कि शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। एक रेंज में घूम रहा है, चाहे कॉमेक्स की बात करें चाहे एमसेक्स में बात करें। तो मेरे को लगता है कि एमसेक्स में गोल्ड में 1,45,000 1,44,000 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। वही 1,52,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पे उभर रहा है। तो कहीं पे भी डिप्स में 147 46 मिलता है तो 144 के नीचे का स्टॉप लॉस देके बाई करना चाहिए 150 152 के लक्ष्य के लिए। और वहीं सिल्वर में देख 2,20,000 2,15,000 का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर कोई भी डिप मिलता है 220 215 के करीब में तो वहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। एंड ऊपर में हमें लगता है कि जैसे 2,45,000 के ऊपर निकलेगा तो 2,65,000 के भी लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं सिल्वर में। जी ओके तो ये बात हुई गोल्ड और सिल्वर दोनों की। 2,31,000 के आसपास
चांदी कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा, एक राय कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक दोनों पर लेते हैं। दोनों में मजबूती, 3% ऊपर कॉटन के प्राइसेस है, कॉटन सीड ऑयल केक भी 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मनोज जी, क्या रिकमेंडेशन आपकी दोनों पर? कॉटन में हमारा व्यू जो है लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। दीपाली जी, हमने यहाँ पे एक लास्ट मंथ जो है रिपोर्ट भी निकाली थी कॉटन के ऊपर, और हम देख रहे हैं कि आइस कॉटन जो है वहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 70 सेंट के ऊपर। हमारा मानना है कि यहाँ पे पोजिशनली 80 सेंट तक के जो लक्ष्य है वो अगले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो उस लिहाज से जो MCX कॉटन का वायदा भी अप्रैल लगभग 29,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पे हमारा मानना है कि 31,000 31,500 तक के जो लक्ष्य है वो पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए 26,800 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 31,000 31,500 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल केक में यहाँ पे 3600 एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, तो फ्रेश बाय के लिए डिप का वेट करें। अगर लॉन्ग का पोजीशन है तो 3600 के अराउंड वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। ओके, तो ये बात हुई कॉटन सीड ऑयल केक की। अच्छा, स्पाइसेस का भी कोरिएंडर की हालांकि बात हुई थी, लेकिन टर्मरिक और साथ ही कॉमन्स दोनों में हल्का हल्का प्रेशर आज कारोबार में देखने को मिल रहा है। राय लेते हैं विकास की। विकास, क्या राय रहेगी? इनफैक्ट अगर पूरे स्पाइसेस के पैक को देखें, हालांकि एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस कोरिएंडर की तरफ से रही है खासतौर से, लेकिन पिछले कुछ सेशंस का मूव देखें तो थोड़ी वॉलेटिलिटी तो रही है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे के लेवल्स हमने देखे हैं। बट क्या भी ओवरऑल पैक पर और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी क्या? जी मैम, टर्मरिक का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। एक डेली चार्ट में अच्छा खासा सेटअप लेके ऊपर चल रहा है, तो मेरे को लगता है कि टर्मरिक में एक अच्छा सपोर्ट के पास है। 16,000 एंड 15,900 का जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको बेस बना के बाई करना चाहिए। 16,750 एंड 17,200 के लक्ष्य टर्मरिक में देखने के लिए मिल सकते हैं। और वहीं मैम अगर इसके साथ में देखूं तो जीरा का जो चार्ट है, जीरा के चार्ट में मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे बाउंस देखना मिलना चाहिए। तो 22,700 के रेजिस्टेंस है। 22,700 के ऊपर जैसे ही जीरा निकलता है तो मेरे को लगता है 23,300 एंड 23,690 देखने के लिए मिल सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस इसमें लगाना चाहिए 22,000 के नीचे का। जी मैम। ओके, ग्वार पैक पर मनोज जी क्या कमेंट्स रहेंगे आपके? दोनों ही थोड़ा सुस्त हैं आज इस सेशन में। ग्वार सीड और ग्वार कप में एक अच्छी रैली हमने देखी थी दीपाली जी, और हमारा मानना है कि अब रेजिस्टेंस जोन के आसपास जो दोनों ही कमोडिटी कारोबार कर रही है, तो एक बार यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग के लिए थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे 5800 ग्वार सीड के लिए और 11,100 जो है ग्वार कम के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पे एक बार लॉन्ग में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। फ्रेश बाय के लिए यहाँ पे थोड़ा डिप का वेट करना। अच्छा, एक आउटलुक आपका रुपये पर भी, हालांकि यहाँ पर लगातार हमने कमजोरी देखी है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिली। रेंज बाउंड ही मान के चले रुपया नियर टर्म में रह सकता है मनोज जी, और अगर हाँ तो क्या रेंज आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? रुपये में ओवरऑल यहाँ पे वीकनेस ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो आरबीआई का इंटरवेंशन हुआ था उसके चलते हमने निचले स्तरों से रिकवरी देखी थी, लेकिन हमारा मानना है कि 92.85 जो है रुपये के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डॉलर के अगेंस्ट में, और हमें नहीं लगता कि उसके नीचे यहाँ पे रुपये जो है वो सस्टेन करता हुआ नजर आएगा। तो 93 से 92.85 का जोन अगर मिलता है यूएसडी INR फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां पे लॉन्ग करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 92.40 के नीचे का रखना चाहिए। ग्रेजुअली हमारा मानना है कि फिर से एक बार 94 जो है वीकनेस यूएसडी INR फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। अप्रिशिएशन आ सकता है डॉलर में रुपये के सामने, तो वहां पे डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। ओके, तो ये बात हुई रुपए की। फिलहाल 93 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि ईरान की वॉर से लेकर अब तक के ट्रेंड देखें तो रुपया लगातार कमजोर ही हुआ है। 4% रुपया ऑलरेडी ईरान वॉर की शुरुआत से लेकर अब तक कमजोर हुआ है, और ईरान वॉर के साथ साथ जो क्रूड प्राइसेस में सर्च देखने को मिला है उसने भी इस प्रेशर को ऐड किया है। कई कुछ डिसेंट रिपोर्ट्स जो रही वो भी ये एंटिसिपेट करके चल रहे हैं कि नियर टर्म में 92.5 से 94 की रेंज में रह सकता है। आरबीआई की हालांकि कोशिश यही है कि जो वॉलेटिलिटी है उसको लिमिट किया जाए। हालांकि कोई स्पेसिफिक रुपये लेवल को आरबीआई भी डिफेंड नहीं कर रहा है। अगर आप आरबीआई का स्टांस देखें ईरान वॉर की शुरुआत से लेकर अब तक, हालांकि 95 अगर पार होता है तो शायद वीकनेस फिर और बढ़ती हुई दिखाई दे, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा रुपये का मूवमेंट भी, जहां पर हम लगातार वीकनेस बनते हुए देखिए। फिलहाल 93 के आसपास रुपया कारोबार करते हुए। चलिए, शुक्रिया मनोज जी और विकास आप दोनों का ही आने के लिए शो में, और अपने व्यूज़ सभी कमोडिटीज पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।